ये कैसे रवीश कुमार ने राहुल गांधी के टी शर्ट पे की गई टिप्पणी और उसके बाद निक्कर पे की गई टिप्पणी के ऊपर क्या बोलते हैं, सुनिए रवीश कुमार जी को। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत टी शर्ट के बाद निकर की चर्चा में प्रवेश कर चुका है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अंडरवेयर की भी बारी आने वाली है। यह समय कपड़ा उद्योग के लिए बहुत अच्छा है। वे अपने गंजी बनियान लेकर राजनीतिक दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे खड़े हो जाएं ताकि साथ साथ विज्ञापन भी होता रहे। टी शर्ट विदेशी ब्रांड का था, इसलिए वेबसाइट से उसकी कीमत की तस्वीर निकाल ली गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के बड़े नेता, बड़े मंत्री कुर्ते के ऊपर जो रंगीन जैकेट पहनते हैं, दिन में 3-3 बार बदलते हैं, उसका कपड़ा कितना महंगा होता है और उसकी कीमतें क्या होती हैं? मैं इस तरह के जैकेट की बात कर रहा हूं जिसे आप सदरी, बंडी, जवाहर जैकेट कहते हैं। यहां हमने इन तस्वीरों का इस्तेमाल प्रतीक के तौर पर लिया है, लेकिन कई लोगों से बात कर पता चला कि नेताओं के जैकेट का कपड़ा अक्सर 15 से 20 हजार रुपए मीटर का भी होता है। 1.5 मीटर कपड़े में एक जैकेट बन जाता है। इसकी सिलाई का भी खर्चा जोड़ लीजिए तो हैसियत और शौक के हिसाब से कई सारे नेताओं के जैकेट 50-50 हजार रुपए के होते हैं। जब 41 हजार रुपए की एक टी शर्ट की चर्चा हो सकती है, तब 30 हजार से लेकर 50 हजार, 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए की जैकेट की चर्चा भी हो सकती थी, ताकि लोगों का भरम टूट जाता और समझ जाते कि आम चलन में दिखने वाला ये जैकेट कोई 1000-2000 रुपए का नहीं होता। हम इसे व्यक्तिगत मामला नहीं बनाना चाहते, मगर नेता लोग जानते हैं कि 50 से लेकर 1 लाख रुपए का जैकेट कौन पहनता है। यही नहीं, उनका कुर्ता भी 10 से 15 हजार रुपए मीटर का होता है। चर्चा इस पर होनी चाहिए, तो चर्चा हो रही थी टी शर्ट और चड्डी पर। अगली बार मंत्री जी एयरपोर्ट पर मिले तो उनके जैकेट का दाम पूछ लीजिएगा। केवल वही सूट महंगा नहीं होता जिसके धागे पर नमो नमो लिखा होता है। यहां लोगों की जेब जल रही है और हंगामा है कि चड्डी जल रही है। उत्तर भारत का राजनीतिक वर्ग जो कपड़े पहनता है, जो जैकेट पहनता है, उसका अपना एक अर्थशास्त्र है। वह काफी बड़ा बाजार है। बाकी आप अच्छा करते हैं कि इन सब चीजों को नहीं देखते। 15 लाख नौजवान 12वीं की परीक्षा पास कर 2.5 महीने से प्रथम वर्ष की पढ़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक राष्ट्रीय परीक्षा से प्रवेश की प्रक्रिया बनाई गई है। उस इम्तहान की ऐसी क्या तैयारी थी कि अभी तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, नतीजे नहीं आए हैं। साधारण सी बात है कि जब तैयारी नहीं थी तो अगले साल से लॉन्च हो सकती थी, लेकिन इस साल गाजे बाजे के साथ शुरू कर दिया गया कि एक देश एक परीक्षा लागू होने जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सोमवार को एक पोर्टल लॉन्च किया। जो लोग CUET की परीक्षा में पास करेंगे, अब उन्हें इस नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। CUET के लिए अलग अलग कैटेगरी में 500 से लेकर 600 रुपए की फीस दी जा चुकी है। अगर DU के इस पोर्टल के लिए पंजीकरण कराना है तो 250 रुपए की फीस देनी होगी। जिस परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उसके नाम पर कभी 800 तो कभी 1000 रुपए निकालने का इंतजाम हो चुका है। क्या सभी यूनिवर्सिटी इस तरह के पोर्टल लॉन्च करने जा रही हैं? पता नहीं। अब पता करने का काम थोड़ा आप भी कीजिए। इम्तहान देने के बाद अब यहां रजिस्ट्रेशन कराइए। ये तब कीजिएगा जब रिजल्ट आएगा। अभी रिजल्ट आया नहीं है। यहां पर आप अपने कॉलेज और विषय को वरीयता के हिसाब से डालेंगे। मान लीजिए कि कहीं कोई सीट खाली रह जाती है और वो आपने नहीं भरी है, तब आप उस सीट के लिए 1000 रुपया देकर दावा कर सकते हैं। यह सिस्टम नोटबंदी की याद दिला रहा है कि अगर जनता को लाइन में खड़ा कर दो तो उसे लगता है कि बहुत जरूरी काम के लिए लाइन में खड़ा कर दिया गया है। उसी तरह अगर एडमिशन ना हो, उसके पहले ये फॉर्म वो फॉर्म भरने में लगा दिया जाए तो छात्रों को लग सकता है कि एक का इंतजार खत्म हुआ, दूसरे का शुरू हो रहा है। क्या यह योजना अगले साल लागू नहीं हो सकती थी जब तैयारी नहीं थी? छात्र इस वेबसाइट को ध्यान से भरें, गलती होने पर भारी नुकसान हो सकता है। कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज शुरू कर रहे हैं, तो ये 21 डेज हम सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन चला के रखेंगे। रिजल्ट आने के बाद भी चलता रहेगा। जब तक फर्स्ट राउंड नहीं हो रहा है तो लोग अपने प्रेफरेंसेस भरते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट राउंड हमने एडमिशन किया, उसके बाद में फीस के लिए टाइम दिया जाता है जमा करने के लिए, फिर सेकेंड राउंड लेंगे, फिर मिड एंट्री अलाउ करेंगे उसके बाद में।
कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, किसी को समझ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, इतना नुकसान तो ना हो जाए, किसी का मन नहीं था, उसने इंटरेस्ट नहीं लिया पहले भरने में, अब उसको एक चांस देंगे। और स्टूडेंट्स को भी प्रेफरेंसेस चेंज करने का भी चांस देंगे वहां पे हम फिर, कि आपको लगा कि आपने पहले कुछ गलत भर दिए। भारत एक निम्न मध्यम वर्गीय देश है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट में इसे लोअर मिडिल क्लास कंट्री कहा गया है। इस देश के युवाओं से परीक्षा के नाम पर पैसे लेने के 3-3 चरण हैं। इस पर कोई बहस नहीं होगी क्योंकि देश चड्डी और टी शर्ट में उलझा हुआ है। आपने एक परीक्षा की फीस दे दी है, पास कर ली है, कोई सीट खाली है, उस पर दावा करने के लिए फिर से फीस देनी पड़ेगी, वो भी परीक्षा की फीस से ज्यादा 1000 रुपए। उस पर क्यों नहीं बहस है? जिस देश के कई मंत्री, कई नेता 15 से 50 हजार और कभी कभी 1 लाख रुपए की जैकेट पहनते हैं, 20-20 हजार रुपए का कुर्ता पहनते हैं, उस पर चर्चा ना होकर टी शर्ट के दाम पर चर्चा हो रही है। इससे 15 लाख युवाओं और उनका परिवार इस बात से अपना ध्यान हटा पाता होगा कि 4 महीने खाली चले गए, एक रत्ती पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन आप कहते रहिए कि विश्व गुरु बन गए हैं। इसका कोई टेस्ट तो होता नहीं दुनिया में कि चोरी पकड़ी जाएगी। अभी हम सबको मिलकर टीवी डिबेट को मोजे तक लाना है, रुमाल तक लाना है। किसी में साहस नहीं है कि मेक इन इंडिया में कही गई बातों का हिसाब पूछें। सब असली सवाल पूछने से बचने के लिए नकली सवाल पैदा कर रहे हैं। गोदी मीडिया के सिस्टम के जरिए देश के सामने फर्जी मुद्दों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है, जबकि सरकार अपनी तरफ से बोल रही है कि यह एक लोअर मिडिल क्लास देश है। लेकिन इसके सरकारी कार्यक्रमों का खर्चा देखिए तो हर कार्यक्रम पिछले से ज्यादा महंगा, आलीशान, भव्य नजर आता है। विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन, इनका बयान 9 सितंबर के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपा है कि उन्हें निजी तौर पर हैरानी होगी कि अगले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ती है। अनुमानों में कमी तो आरबीआई ने भी की। इस वित्त वर्ष के लिए आरबीआई ने कहा था कि विकास दर 7.8% रहेगी, बाद में उसे घटाकर 7.2% कर दिया गया। विवेक देबरॉय तो 6.5% की बात अगले 5 साल के लिए कह रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में विवेक देबरॉय राज्यों को कसूरवार बता रहे हैं। बहुत चालाकी से इस बात को रख रहे हैं कि अगर आप राज्यों की हालत देखें तो नहीं लगता कि 6.5% से 8% की दिशा में विकास दर बढ़ने जा रही है। इनके अनुमानों की गाड़ी 6.5% के प्लेटफॉर्म पर रुक जाती है। लगता है राज्यों की रेवड़ी की तरफ इसीलिए फोकस किया गया है ताकि पदयात्रा पर निकली अर्थव्यवस्था के लिए कोई केंद्र की तरफ ना देखे। यही विवेक देबरॉय हैं जिन्होंने 30 अगस्त 2022 को कहा कि अगर 25 साल तक भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 7.5% की दर से बढ़ती है तो 2047 तक अर्थव्यवस्था का आकार $20 ट्रिलियन का हो जाएगा। 9 दिन बाद बोल रहे हैं कि अगले 5 साल में 6.5% की दर से वृद्धि हो जाए तो बड़ी बात होगी। क्या भारत की अर्थव्यवस्था पदयात्रा पर निकल चुकी है, पैदल हो गई है? इसे लेकर जितने भी हवाई सपने दिखाए गए वो कहां हैं? क्यों कहा जा रहा है कि 6.5% की विकास दर अगले 5 साल में दिख जाए तो बहुत है? 2014 में शेर इतना छाया हुआ था कि मेक इन इंडिया के लिए शेर को ही प्रतीक चिन्ह बनाया गया। उसके बाद 2016 में मुंबई में इसका एक शानदार और भव्य आयोजन हुआ। इन आयोजनों की भव्यता और उस पर खर्च होने वाले पैसे की परवाह न तब जनता ने की न अब करती है। 2014 में लोगों की आंखें फटी रह गई होंगी कि अब कुछ होने वाला है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो जरूर कुछ होगा। 8 साल बाद रिजल्ट तो पूछ ही सकते हैं कि उसका क्या हुआ। ये जो शेर बनाया गया था कलपुर्जों वाला, इसमें कभी जान आई भी या नहीं? मैन्युफैक्चरिंग में भारत शेर बनने वाला था, क्या बना? क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने तय किया था कि 2022 तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 25% तक हो जाएगी। 2022 आ गया है, यह कितने प्रतिशत पर पहुंची है पूछिए। उस समय इस आलीशान कार्यक्रम में दावा किया जाता था कि 10 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जाएंगी। क्या पैदा हो गई? किसे मिली हैं वो नौकरियां? पिछले साल अगस्त की तुलना में इस अगस्त में निर्यात में 1.5% की कमी आ गई है। अगर मेक इन इंडिया कामयाब होता तो शायद ये कमी ना आती, जबकि इसी दौरान आयात में 36.8% की वृद्धि हुई है। अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच भारत ने $192.6 बिलियन का निर्यात किया है,
जबकि 317.8 बिलियन डॉलर का आयात किया है। एक साल में व्यापार घाटा 2.5 गुना बढ़ गया है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। मेक इन इंडिया के परिणामों की समीक्षा तो कभी हुई नहीं। 2020 में आत्मनिर्भर अभियान ले आया गया, इसके 2 साल बीतने जा रहे हैं। 2 साल और बीत जाएंगे तो कहीं आत्मत्याग अभियान ना लॉन्च हो जाए कि बनाने बेचने की जरूरत क्या है, अब त्याग कीजिए। हम मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर तक आ गए हैं। पर्दे बदलते रहिए, मगर घर की हालत ठीक नहीं हो रही। प्रधानमंत्री का यह भाषण सितंबर 2014 का है। सारी दुनिया एशिया की तरफ नजर कर रही है, पूरी विश्व को कोई जगह विश्व ढूंढ रहा है। मुझे निमंत्रण देने के लिए समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ उसको एड्रेस देने की कोशिश करने की ये जगह है। वो आने के लिए तैयार है, पूरा विश्व आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे पता नहीं है एशिया में जाए तो कहां जाए। और फिर वो सोचता है जहां लोकतंत्र है, जहां डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जहां विपुल मात्रा में डिमांड है, ये तीनों एक साथ किसी भूभाग पर उपलब्ध हो तो पूरे ग्लोब पर अकेला हिंदुस्तान है जहां तीनों एक साथ मौजूद है। जो इन तीनों का सकारात्मक रूप से उपयोग करता है, हम डेमोक्रेसी का, डेमोग्राफिक डिविडेंड का और डिमांड का, इनको सही तरीके से अगर हम तालमेल करते हैं, मुझे विश्वास है कि दुनिया को भारत का पता बताने के लिए हमें नहीं निकलना पड़ेगा। हर गली मोहल्ले में वास्को डी गामा पैदा होंगे जो हिंदुस्तान खोजते खोजते यहां चले आएंगे। आज तक मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी के 25% तक नहीं पहुंचा सका। टारगेट बड़ा कर दो ताकि हेडलाइन बड़ी छपे और हिंदी अखबार उससे भी बड़ी साइज में छाप दें, ताकि गांवों में पढ़कर आदमी सपनों में खो जाए। 10 करोड़ रोजगार देने का ऐलान हुआ था, उम्मीद है सबको मिल गया होगा। मीडिया में जो डेटा है उससे लगता है कि मेक इन इंडिया का शेर जो जवान होना था 25% के टारगेट तक पहुंच नहीं पाया, उससे बहुत दूर हांफने लगा है। शेर को छोड़ चीता का रोमांच गोदी मीडिया पर छाने वाला है। जल्दी ही आप चीता क्या खाता है, चीता कब नहाता है, चीता कब सोता है, किस बाइक से तेज दौड़ता है, इस पर घंटों कार्यक्रम देखने वाले हैं। यह चीता 2010 में भी आने वाला था। तब जयराम रमेश ने कहा था कि 3 साल में चीता आने वाला है, मगर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने चीता को भारत लाने की इजाजत दे दी। उम्मीद है चीता के आने से पहले उसका वीडियो आ जाएगा, वरना चैनलों पर जेबरा दौड़ा दौड़ाकर चीता की कहानी बताने में वो मजा नहीं आएगा। इस देश में अब हालात नहीं बदलते हैं, हेडलाइन बदल जाती है। उमर खालिद, इस प्रतिभाशाली छात्र का जीवन जेल के अंधेरे कमरों में बंद कर दिया गया है। 2 साल से जमानत का इंतजार कर रहे उमर ने रोहित कुमार को पत्र लिखा है कि जेल में शाम होती है तब कुछ कैदियों के लिए उजाला होता है, जब रिहाई पर्चे से उनका नाम पुकारा जाता है। 2 साल से उमर हर रात उस अनाउंसमेंट को ध्यान से सुन रहे हैं और उसमें अपना नाम खोजते रहते हैं। लाउडस्पीकर पर जैसे ही आवाज आती है, नाम नोट करें, इन बंदी भाइयों की रिहाई है, उमर को लगता है एक दिन उसका भी नाम पुकारा जाएगा। उमर ने लिखा है कि कितने ही कानून हैं जो ब्रिटिश राज की याद दिलाते हैं, लेकिन बातें हो रही हैं कि हम ब्रिटिश काल की निशानियों से मुक्ति पा रहे हैं। क्या लोग नहीं देख पाते हैं कि राउलेट एक्ट और यूएपीए एक्ट में कोई अंतर नहीं लगता? हमारे जैसे कई लोग बिना ट्रायल के ही महीनों से जेल में बंद हैं। पता नहीं ट्रायल कब शुरू होगी। यूएपीए लगाकर हमें कई साल तक जेल में रखा जा सकता है। दोष साबित करने की अब जरूरत भी नहीं लगती। जेल में भी अधिकारी पूछते हैं, उमर तुम्हें बेल क्यों नहीं मिल रही है? उमर ने लिखा है कि जेल में समाचार पत्र मिलते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्रों में कुछ तो पत्रकारिता की बुनियादी बातें होती हैं, लेकिन हिंदी अखबारों में जब उसके बारे में कवर किया जाता है तो पत्रकारिता की सारी मर्यादाओं को धूल में उड़ा दिया जाता है। मेरी जमानत की सुनवाई की खास तरह से रिपोर्टिंग की जाती है। मेरे वकील के तर्कों को ठीक तरह से नहीं छापा जाता। जब सरकार के वकील कुछ भी कहते हैं
वो पहले पन्ने की हेडलाइन होती है, जब मेरे वकील कहते हैं तो भीतर के पन्नों पर खबर छपती है। इस पत्र में उमर ने विस्तार से लिखा है कि कैसे हिंदी के अखबारों ने उनके केस के बारे में गलत रिपोर्टिंग की है। उमर खालिद का यह पत्र द वायर में छपा है। इसमें एक सवाल है उमर ने उठाया है कि झूठ की इस विशालकाय मशीन से हम कैसे लड़ें। इस सवाल का जवाब हाउसिंग सोसाइटी वालों के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना चाहिए। झूठ ही इस समय का सबसे बड़ा सच है। गोदी मीडिया को अगर झूठ बोलने से रोका जाएगा तो उसके एंकर खुद ही रेत खाने लग जाएंगे। इसलिए उनके मानवाधिकार के लिए जरूरी है कि उन्हें झूठ बोलने दिया जाए। भारत में जल्दी ही एक केंद्रीय झूठ अधिकार आयोग बनेगा जो सच बोलने पर लोगों को सजा देगा। उसके बनने तक दूसरी संस्थाएं उसके बदले काम करती रहेंगी। गोदी मीडिया के झूठ से लड़ना हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। उमर खालिद की निराशा समझ आती है। आज प्रेस क्लब में उमर खालिद और अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें पूर्व जस्टिस संजना प्रकाश, बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री, पत्रकार चिंकी सिन्हा भी शामिल हुई। मुख्तलिफ हालात गुजरे, उसके बावजूद उसकी हिम्मत और हौसले में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। कि जिस तरह की लड़ाई वो लड़ रहा है दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, उस लड़ाई में ये मरहला तो आना है जेल का, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो इतना लंबा हो जाएगा। ठीक यही काम उमर खालिद कर रहे थे, खालिद सैफी, गुलफिश आम, बाकी तमाम लोग। वो कोई राज्य को उखाड़ फेंकने का युद्ध नहीं कर रहे थे, ये बात बहुत स्पष्ट है। उमर खालिद व दूसरों को रिहा किया जाए, स्वाभिमान से अपने देश में गुजर बसर करने दिया जाए। आवाज उठाने की सजा इतनी लंबी कि जमानत तक नहीं मिली। 2 साल से जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर रही है, लेकिन बाहर उमर के साथ खड़े होने वालों की कमी नहीं। माँ की आंखों में आंसू नहीं, रोष है। बेटे की रिहाई के लिए आवाज कांप नहीं रही, बल्कि उसमें एक खनक है। आज के नौजवानों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने दिल से जालिमों का और इन तमाम जो फाशिस्ट कुव्वतें हैं, इनका खौफ अगर वो अपने दिल से निकाल देंगे तो उनके अंदर वो हिम्मत और ताकत आएगी जिससे वो इनसे लड़ने के लिए तैयार हो सके। उपन्यासकार गीतांजलि श्री भी मंच पर रहीं। चंद पंक्तियों के जरिए उन्होंने देश की दशा और उमर को लेकर अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया। उमर खालिद कानून के नाम में 2 साल से जेल में बंद हैं। अदालत कहती है कि वो इतने खतरनाक अपराधी हैं कि जमानत पर भी उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। पर अदालतों को उमर खालिद के मामले की सुनवाई करना और न्याय करना ज़रा भी ज़रूरी नहीं लगता। हमारा अफसोस और हमारी चिंता ये भी है कि उमर खालिद अकेले नहीं हैं कानून के नाम में हो रहे इस अन्याय का शिकार होने वालों में। ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, संविधान और कानून व्यवस्था हमारे हैं, ये बच्चे, ये बुजुर्ग हमारे हैं, प्रेम हमारा है, अधिकार हमारे हैं, जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ नहीं बोलेंगे तो और कहाँ बोलेंगे। कुछ परेशान करेगा, कुछ उदास करेगा, कोई जिज्ञासा होगी तो यहाँ नहीं पूछेंगे तो और कहाँ पूछेंगे। उमर के अलावा कई और नाम भी हैं जो यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं। इनमें खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, सिफाउर रहमान, सादाब अहमद, अतहर खान, मीरान हैदर, सादाब खान, शर्जिल इमाम, तस्लीम, सलीम, ताहिर हुसैन, शुएब आलम शामिल हैं। उमर के पिता कहते हैं कि जिस तरह उमर जरूरतमंदों और जरूरी मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे थे तो उन्हें एहसास था कि वो गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन ये इल्म न था कि यूएपीए जैसे गंभीर आरोप उस पर लगा दिया जाएगा जिसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती। पिता का सवाल न्यायालय और न्याय प्रक्रिया पर भी है और सिर्फ उमर के लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए जो सीएए से जुड़े मामलों को लेकर सलाखों के पीछे हैं। पूरी केस हिस्ट्री उठाकर देखी उमर की, उसमें कोई एलिगेशन ऐसा नहीं है जिसके बुनियाद पर उस पर यूएपीए लग सकता है, जिसके बुनियाद पर उसे 2 साल तक बेल तक न मिले। लेकिन हमारी जुडिशरी का अजीबोगरीब मामला है कि हम महसूस कर रहे हैं कि एक लंबे अरसे से जो लोग जेलों में बंद हैं लेकिन उनको बेल तक नहीं मिल रही है।
जबकि उनके खिलाफ जो केस है उसके कोई विटनेसेस है सही सॉलिड, ना कोई ग्राउंड है सॉलिड, ना लीगेशन सॉलिड है। लेकिन बहरहाल आपने 2 साल तक के एक नौजवान लड़के को, जिसके अपने जज्बात है, अपना हौसला है, अपनी एक चीज़ों को देखने की एक नया रुख है, उसको आपने जेल में डाल दिया 2 साल तक के। बनोजोत सेना लाहिड़ी बताती हैं कि कैसे जब उमर पर केस दर्ज हुआ तो जमानत का प्रावधान था, पर धीरे धीरे वो गैर जमानती हो गया। ये एफआईआर जब शुरू हुआ था तब इसके जितने ऑफेंसेस थे तब ये सब बेलेबल था। तो पहले 3 लोग जो अरेस्ट हुए थे उनको तात्कालिक बेल मिल गया।